नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल पर। और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी। आज जो पेपर है उसके अंदर अपन ने 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब 30 नहीं है, लगभग 60-70 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं ये। उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट होते हैं सारे अपन इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। यानी उत्तर व्यवहारवाद क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। शुरुआत में जब राजनीति विज्ञान की स्टडी होने लगी थी तब आया था परंपरागत राजनीति विज्ञान। उसमें मनुष्य के राजनीतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण माना गया था, जिसमें सत्य, हिंसा, प्रेम, प्यार, सहयोग, करुणा, ये सब चीजें। मतलब एक तरह से ये था कि अनुमान पर सब कुछ चलता था। उसके बाद में व्यवहारवाद आया, वो थोड़ा वैज्ञानिक अध्ययन था और वो मनुष्य के मूल्यों पर नहीं, तथ्यों के ऊपर विश्वास करता था। जो भी फैक्चुअल चीजें हैं उनको मानना, अनुमान कुछ लगाना नहीं, और न ही मनुष्य के राजनीतिक मूल्यों को कहीं पे स्वीकार करना। इस प्रकार की उसकी कंडीशन थी। तो न तो परंपरागत राजनीति विज्ञान सक्सेस हुई थी और न ही व्यवहारवाद सक्सेस हुआ था। तो इन दोनों से मिलकर के एक नई चीज है, इसका नाम था उत्तर व्यवहारवाद। इसमें क्या किया गया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वैल्यूज, मनुष्य के राजनीतिक मूल्य, उनको भी लिया गया, उनको भी स्थान दिया गया। और व्यवहारवाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी तथ्य, उसे भी शामिल किया गया। इन दोनों चीजों को, यानी मनुष्य के राजनीतिक मूल्य भी और साथ ही साथ तथ्य भी, यानी उसका व्यवहार भी, दोनों चीजों को शामिल किया गया। यानी तथ्य और मूल्य दोनों को जोड़ करके और क्या चीज आई, उत्तर व्यवहारवाद सामने आया। अब समझना, उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। समझ में आ गया? मूल्य परंपरागत राजनीति का था और तथ्य व्यवहारवाद का था। दोनों को जोड़ करके सिद्धांत सामने आता है, जिसे कि उत्तर व्यवहारवाद नाम दिया गया। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रित नहीं होता है। एक बड़ी बात है, सजातीय केंद्रित नहीं होता। इसका मतलब है कि इसका टारगेट कोई एक जाति या अपने ही लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न प्रकार के समुदायों में जाकर के मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करना, उसके साथ साथ तथ्य, मूल्य, सब चीजों को समावेश करके और फिर निष्कर्ष निकालना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात उसकी रहती है। तीसरी चीज, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य प्रासंगिकता के संबंध में होता है। यानी जोर किस पे रहता है? प्रासंगिकता पर। उत्तर व्यवहारवाद चाहता है कि भाई अगर मूल्य से अपना काम हो रहा है तो मूल्य ले लो, तथ्य से अपना काम हो रहा है तथ्य ले लो, और दोनों को मिलाकर के अपना काम होता है तो उसको ले लो। प्रासंगिक होना चाहिए, अपना काम निकलना चाहिए। प्रासंगिकता के ऊपर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? उत्तर व्यवहारवादियों ने, कि राजनीति विज्ञान की उपयोगिता आनी चाहिए, प्रासंगिकता आनी चाहिए, इस बात पर रेलिवेंस होना चाहिए। ठीक है ना? तो रेलिवेंस पे जोर देने वाले कौन थे? उत्तर व्यवहारवादी। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुख होता है। और जब आप रेलिवेटिव हो रहे हो, जब आप किसी प्रासंगिकता की तरफ चलते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब परिवर्तनोन्मुख है। आप जो चीज है जिससे आप असंतुष्ट हैं, उस असंतुष्टि को उठा करके और कुछ नया लाने का प्रयास आप कर रहे हो, ये उत्तर व्यवहारवाद कहता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद एक शानदार कंसेप्ट है जो विज्ञान को भी स्वीकार करता है और एक तरह से मूल्यों को, मनुष्य के मानवीय विचारों को, उन सब को भी स्वीकार करता है। सकारात्मक उदारवाद का कल्याणकारी राज्य, नैनी राज्य यानी छोटे राज्य जो होते हैं उन पर, और नैतिक माध्यमों के रूप में राज्य में विश्वास रहता है। तीन चीजों के ऊपर प्रमुख रूप से विश्वास करते हैं। कौन? सकारात्मक उदारवादी। कौन कौन चीजें? पहली, कल्याणकारी राज्य। दूसरा, नैनी राज्य यानी छोटे राज्य। तीसरा, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य। इन तीनों चीजों के ऊपर विश्वास कौन करता है? सकारात्मक उदारवाद। यानी सकारात्मक उदारवाद ये कहते हैं कि भाई देखो, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, राज्य का काम कल्याणकारी होना चाहिए। नैनी यानी छोटे छोटे राज्य हो सकते हैं। नैतिक माध्यम जो है वो राज्य का होना चाहिए। ये सब चीजें स्वीकार करते हैं किनके अकॉर्डिंग? सकारात्मक उदारवादियों के अनुसार ये राज्य काम होने चाहिए। अगली बात आती है, मार्क्स का मानना है कि विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होता है। मार्क्स कहते हैं कि विचार क्या चीज है? विचार है
भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब। जो भौतिक शक्तियां चाहती है ना वैसा ही हम विचार करते हैं। भौतिक ताकत बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे हम आजकल भौतिक युग बोलते हैं या भौतिक अवस्था बोलते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी सीधी सी बात है, हम कहते हैं कि पैसों के लिए सब कुछ करते हैं लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक चीजों के लिए सब कुछ करते हैं। और मार्क्स ने इस बात को स्वीकार किया कि भौतिकता सब कुछ है, हालांकि वो बाकी चीजों को सबको छोड़ करके भी गलती कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि भौतिक, जब मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वो दूसरी चीजों के लिए दौड़ता है, दूसरी चीजें ही प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी ही हो जाया करती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद मनुष्य और कुछ नहीं चाहता और कुछ भी चाहता है। लेकिन मार्क्स सिर्फ कहाँ तक रुक गया, भौतिक वस्तुओं तक। तो इसलिए मार्क्स का जो विचार था वो स्पष्ट था कि भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होता है कौन, विचार। विचार वहीं से, भौतिकता से विचार पैदा होता है। दूसरा, आधार अधिरचना का निर्धारण करता है। जैसा आधार रखोगे वैसी ऊपर की रचना बनेगी। ये बात बिल्कुल सही थी। आधार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग का एक खाका तैयार किया, तो वैसी उसकी क्या बननी है, आगे जाकर के डिजाइन बननी है। तो आधार क्या है, अधिरचना का आधार है। ऊपर वाली चीज सेम वैसी बनेगी जैसे नीचे आपने आधार दिया है। इसलिए आधार अधिरचना का निर्धारण करता है, बात सही है। तीसरी बात, वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। कुल मिलाकर के मार्क्स ने भौतिक वस्तु पे जोर दिया तो डेफिनेटली वो वस्तुओं पर ही जोर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग वस्तु सक्रिय है, विचार सक्रिय नहीं है, विचार गतिशील नहीं है। उन सब विचारों को और इन सब चीजों को कौन चलाता है, वस्तु या भौतिकता ही विचारों को चलाती है। मैंने भी यहाँ पे बताया आपको कि विचार किससे डिसाइड हो रहा है, भौतिक शक्तियों से। ये मार्क्स का मानना है। मानवीय चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती बल्कि भौतिक वस्तुएं करती हैं। फिर मार्क्स कहता है कि मानवीय चेतना कुछ नहीं करती, चेतना से कुछ नहीं होता, सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण चेतना से नहीं होता बल्कि भौतिक वस्तुओं से होता है, पैसे से होता है। ये किसका मानना है, मार्क्स का। और ये बात मार्क्स की तरफ से सही है तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरी दुनिया इसको मान लेगी, नहीं है। बहुत सी बातों को देखें तो स्पष्ट होता है कि भौतिकता नहीं बल्कि भौतिकता के साथ साथ विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विचारों से भौतिक तत्व पैदा भी किए जा सकते हैं। ये बड़ी बात है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये विचार और भौतिकता का द्वंद्व है, लड़ाई है। इसी का गुरु था मार्क्स का हिगल। उसने कहा था कि चेतना सब कुछ है, चेतना विश्व की पे राज करती है, चेतना ही ईश्वर है। ऐसे विचार देने वाला इसका गुरु था हिगल। और यहाँ ये उल्टा हो गया, मार्क्स ने उस चेतना को अस्वीकार करके भौतिकता को महत्वपूर्ण मान लिया। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। रॉल्स की न्याय की संकल्पना अंतर सिद्धांत पर आधारित है। रॉल्स ने जो न्याय की संकल्पना दी थी वो किस पर डिपेंड करती है, अंतर सिद्धांत के ऊपर। ठीक, सीधा सा है उसका मतलब। रॉल्स का जो न्याय था वो इस बात पे था कि समाज के अंदर हमें तय करना पड़ेगा किसको प्राथमिक न्याय मिलना चाहिए, प्राथमिक रूप से किसको जस्टिस मिलना चाहिए। इस बात पे ज़्यादा जोर देता है कौन, रॉल्स। विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1797 के अंदर किया गया था। ये डायरेक्ट फैक्ट आता है, अच्छे से आपको याद रखना है। 1797 के अंदर विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले दिया गया था। यानी सीधा सा है कि गांधी जी ने डायलॉग ऑफ प्लेटो पढ़ा और ये किताब पढ़ने के बाद में उन्होंने गुजराती के अंदर एक सत्यवीर की कथा लिखी, ऐसा माना जाता है। तो इफेक्ट के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में माओ ने अनुकूलित किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्सवाद की हम बात करें, साम्यवाद की हम बात करें, तो उसे एशियाटिक फॉर्म में, एशिया के अकॉर्डिंग किसने डेवलप किया था, माओ ने डेवलप किया था। और सक्सेस भी रहा था। उसने कहा था सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। कौन था, माओ। तो माओ की जो विचारधारा थी वो एशियाई साम्यवाद कही जाती है। ठीक है, तो साम्यवाद की एशियाटिक फॉर्म किसने दी थी, माओ ने दी थी, माओ से तुंग ने। आगे हम देखें तो प्लेटो के अनुसार न्याय ग्रीक शब्द डिकायुसन से लिया गया है। तो ये फैक्ट है, याद रखना। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो न्याय शब्द है वो ग्रीक शब्द डिकायुसन से निकला है। अगली बात है, स्टेट ऑफ नेचर पर लोक का विचार क्या था। मतलब लोक जो है वो राज्य के बारे में क्या मानते थे। तो उसका मानना था कि राज्य जो है ना वो प्री पॉलिटिकल है, यानी राजनीति आई ना उससे पहले राज्य आ गया था। ये बात कौन मानता है, लॉक। ठीक है, आगे बढ़े तो द प्रिंस, मैकियावली की पुस्तक है मैकियावली द प्रिंस। उसने बताया कि राजाओं की गुणवत्ता से संबंधित जो बातें उसने लिखी थी मैकियावली ने, वो सारी किस में लिखी थी, द प्रिंस में। पहले तो ये देखना कि
द प्रिंस किसी किताब थी? मैकियावेली की। और उसने राजाओं की गुणवत्ता के संबंध में जो कुछ लिखा वो कहाँ लिखा था? द प्रिंस में लिखा था। डिस्कोर्सेज में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया। और एक पुस्तक और थी जिसका नाम था डिस्कोर्सेज, उसमें जो है वो नागरिकों की मांगों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। यानी प्रिंस में राजा की गुणवत्ता पे जोर दिया गया और डिस्कोर्सेज में नागरिकों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। नाम से मालूम पड़ रहा है, प्रिंस राजा और डिस्कोर्स यानी अब ये पूरी पब्लिक से रिलेटेड मामला हो गया। आगे हम बात करें एम एन रॉय की, तो एम एन रॉय के अनुसार मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है। मानव का जो स्वभाव होता है ना, वो सामाजिक संबंध उसके कैसे हैं उनसे डिसाइड होता है। जैसे मनुष्य के समाज में संबंध होंगे वैसे उसके स्वभाव डिसाइड हो जाएंगे, वैसा उसका स्वभाव हो जाएगा। इसलिए मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है। ये बात किसने कही थी? एम एन रॉय ने। तो ये राय है, सही राय है, तो ठीक है ना, कि जैसा स्वभाव कैसा होगा? सामाजिक संबंधों की तरह। बढ़िया सामाजिक संबंध तो स्वभाव भी अच्छे होंगे, सामाजिक संबंध खराब तो स्वभाव भी बुरा है। फिर बात अरविंद की आती है, तो अरविंद प्रमुख रूप से द लाइफ डिवाइन के लिए विख्यात है। उन्होंने किताब लिखी थी द लाइफ डिवाइन, जो अच्छे से याद रखनी है, वापस से सुन लो, द लाइफ डिवाइन अरविंद की पुस्तक है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। प्लेटो ने जो न्याय दिया उसका मतलब था कि जिसमें जैसा गुण वैसा कार्य करे। जिसमें विवेक है राजा बने, साहस है सैनिक बने, ठीक है, तृष्णा है व्यापारी बने। इसका मतलब जिसमें जैसा गुण वैसा काम करना चाहिए। ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने। इसलिए प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का डिसाइड करता है, उसके बारे में कहता है। अब ये कुछ किताबें और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फ्रेडरिक हेग की द रोड टू सर्फडम, ठीक है ना, मतलब रोड की जो सर्फ होती है ना, यानी सरफेस, ठीक है, तो उसके बारे में किसने बताया? फ्रेडरिक हेग ने, ठीक है। हेग यानी हर कोई किस पे चलता है? रोड के सर्फ पे ही चलता है, सरफेस पे चलता है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये तो सबको आती होगी, जॉन रॉल्स की पुस्तक, जो जस्टिस के ऊपर उसने पूरी थ्योरी दी है। जॉन रॉल्स जस्टिस के लिए फेमस है, न्याय के लिए फेमस है। अमर्त्य सेन ने भी न्याय के ऊपर अपने विचार दिए थे। तो न्याय का विचार अगर आपसे पूछे तो अमर्त्य सेन, और ये बुक जो है वो जॉन रॉल्स की। ये दोनों साथ देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोनों ने न्याय के ऊपर ही कार्य किया था। प्लेटो द पॉलिटिक्स, प्लेटो ने पॉलिटिक्स के अंदर न्याय के संदर्भ में बताया था, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर के तीनों चारों विचारक ही लगभग न्याय के संदर्भ में काम करने वाले थे, लेकिन इनके अलग अलग फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अरस्तु के कार्योत्पादक सिद्धांत का सही अनुक्रम क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरस्तु ने कार्योत्पादक सिद्धांत दिया था, उसका सही अनुक्रम क्रम ढंग से याद रखना है। सबसे पहले उसने भौतिक कारण बताए दुनिया में, फिर उसने कहा निमित्त कारण होते हैं, पहले भौतिक कारण फिर निमित्त कारण, फिर औपचारिक कारण और अंतिम कारण, ठीक, 4 शब्द याद रखने हैं, भौतिक, निमित्त, औपचारिक और अंतिम। ये क्रम जो है वो अच्छी तरह से याद रखना। इन चारों के आधार पर ये चारों जो हैं वो क्रम है जिनके कारण से व्यक्ति कार्य करता है, जिनके लिए व्यक्ति कार्य करता है। आगे हम बात करें हटिंगटन की, तो हटिंगटन ने एक बात कही थी कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था, यानी परिवर्तन करने में या परिवर्तन के लिए स्ट्रक्चरल मेथड और जो फंक्शनल मेथड जो था वो कमजोर था। दूसरा, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में कमजोर था, और सिद्धांत के अंदर तुलनात्मक इतिहास का जो दृष्टिकोण है वो कमजोर था। तो जो उसने कमजोरियां बताई अलग अलग सिद्धांतों के अंदर कि किस सिद्धांत में क्या कमी थी, तो किसने बताई थी? हटिंगटन ने बताई थी। ये आपको ध्यान रखना। ये एनालिटिक था, विशेषज्ञ था, जिसने रिसर्च किए थे कमियां निकालने के संदर्भ में। हटिंगटन ने इन सब चीज़ों को पढ़ करके, इनका विश्लेषण करके और इनकी कमियां निकाली थी, ठीक है। फिर आता है WC रुनसीमैन। उन्होंने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मवाद की व्याख्या की थी। मतलब मार्क्सवाद का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिया। किसने दिया? रुनसीमैन ने। और क्या दिया? कार्यात्मवाद। मार्क्सवाद की जगह कार्यात्मवाद किसने दिया? रुनसीमैन। रुनसीमैन याद रखना, और रुनसीमैन याद नहीं रहे तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि रनसीमैन, यानी रन यानी दौड़ना। दौड़ना क्या है? कार्य, ठीक है। तो कार्यात्मवाद किसका है? रनसीमैन का, ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण सिद्धांत ने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरी आमुखीकरण देने का प्रयास किया था। मतलब संप्रेषण सिद्धांत ने किया क्या? क्या किया?
मानव का जो व्यवहार है उसको अनिवार्य रूप से इंजीनियरिंग आमुखीकरण यानी एक तरह से अभियांत्रिकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर मानवीय व्यवहार को ले जाने का प्रयास किया था। किसने? संप्रेषण सिद्धांत ने। संप्रेषण के माध्यम से मानव का व्यवहार एक इंजीनियरिंग की तरह काम करने लग जाता है। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था अधिकतर यूएसए से मिलती जुलती है। अगर आपको पूछा जाए कि आमंड ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिया या व्यवस्था बताई उसने, वो कहाँ से लेकर के और किसको फॉलो किया, तो यूएसए से मिलती जुलती है उसकी विचारधारा। किसकी? आमंड की राजनीतिक व्यवस्था किससे जुड़ती है? यूएसए से। ये ध्यान रखेंगे। हंटिंगटन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। कौन मानते हैं? हंटिंगटन। क्या मानते हैं? राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण, कि राजनीतिक संगठन जो भी है उनका संस्थानीकरण जो हुआ वो, और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो दोनों, उनके साथ क्या होता है? राजनीतिक विकास का संबंध होता है। मतलब जैसी संस्थाएं होंगी, जैसी प्रक्रियाएं होंगी, वैसा राजनीतिक विकास होगा। ये कौन मानता है? हंटिंगटन। ठीक है, तो दो चीजों पर बेस करते हैं। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास किन दो चीजों पर प्रमुखता बेस करता है? संस्था और प्रक्रिया। ठीक है, राजनीतिक संगठन की संस्थानीकरण कैसा है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, वैसा डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बात कौन मानता है? हंटिंगटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात है, एलाइड के सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा प्रारंभ हुई। अगर हमसे पूछा जाए कि लोकतंत्र की और समाजवाद की समीक्षा सबसे पहले कब प्रारंभ हुई, तो जो एलाइड का सिद्धांत आया था तब से प्रारंभ हुई थी। ला पोलम्ब्रा और माइनर वीनर गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुलवादी, एक दल सत्ताधारी के में विभाजित करते हैं। यानी दोनों विचारक, ला पोलम्ब्रा और माइनर वीनर, तुलनात्मक राजनीति के बड़े विद्वान थे, इन दोनों ने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली, मतलब जहां पर कंपटीशन नहीं हो पार्टियों का, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टी अपने यहाँ पर हैं, वो आपस में कंपटीशन करती है, अगर ऐसा नहीं हो और डायरेक्ट पब्लिक सीधी निर्दलीय के रूप में लड़ने लग जाए, या फिर कोई एक ही पार्टी सब कुछ हो, ठीक है, जैसे चाइना और रशिया के अंदर साम्यवादी पार्टी ही सब कुछ है, तो उस व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? तो उसको नाम दिया ला पोलम्ब्रा और माइनर वीनर ने। और क्या नाम दिया? एक दल सत्तावादी, एक दल बहुलवादी, एक दल सत्ताधारी। ये सारे नाम किसने दिए थे? ला पोलम्ब्रा और माइनर वीनर ने दिए थे। संघीय सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं। मतलब एक बेसिक बात है कि जब संघीय सरकार हुआ करती है तो वहाँ पर सरकारें जो बनती हैं वहाँ विधानमंडल की भूमिका बड़ी हो जाती है। और कैसी होती है? विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में फिर काम कौन करता है? गवर्नमेंट। यानी जो संघीय सरकारों में जो गवर्नमेंट बना करती हैं वो विधानमंडल से जुड़ करके ही बनती हैं, उनसे अलग होकर के नहीं बन सकती। अब एक पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, और उस पुस्तक के अंदर भारत की राजनीति के ऊपर अध्ययन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम किताब का रखना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। उसमें भारतीय राजनीति के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय संघीय रिपब्लिक भारत को कहते हैं। भारत क्या है? संसदीय भी है और संघीय भी है और रिपब्लिक भी है। यूएसए की बात करें तो अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिक है। रिपब्लिक है वो, संघीय है वो भी है, लेकिन वो अध्यक्षात्मक, और भारत कैसा है? संसदीय। इसी प्रकार से संसदीय और एकात्मक की हम बात करें तो कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन एकात्मक है। हम और अमेरिका क्या है? संघीय है, लेकिन ब्रिटेन क्या है? एकात्मक है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, हमने यानी भारत ने जो संघीय व्यवस्था ली वो तो कहाँ से ले ली? यूएसए से। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और फिर हम क्या बन गए? संसदीय और संघीय रिपब्लिक बन गए। फिर बात आती है संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन। ये कौन है? फ्रांस। ठीक है ना, थोड़ी बहुत संसदीय भी है उसमें, थोड़ी बहुत अध्यक्षात्मक भी है, दोनों तो मिक्स में है, और एकात्मक भी उसमें थोड़ी बहुत पाई जाती है। ऐसा रिपब्लिक है। कौन? फ्रांस। अमेरिका में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों की न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के अंदर जो राज्य न्यायालय ना, उनको सभी स्तर के जितने भी न्यायालय होते हैं वहाँ पर, उन सब न्यायालयों की न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार वहाँ के राज्य न्यायालयों को होता है। भारतीय संघीय पद्धति द्विपक्षीय नागरिकता और अवशिष्ट शक्ति प्रदान करने के संबंध में अमेरिका से अलग है। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के अंदर द्विपक्षीय नागरिकता पाई जाती है,
यानी एक राज्य की, एक संघ की। हमारे यहाँ एक ही है संघवाड़ी भारत, हम सब क्या है, भारत के नागरिक हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्ति प्रदान करने के संबंध में, अवशिष्ट शक्ति में हमारे यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ सारी की सारी बसी हुई किसको दे दी, हमने केंद्र को दे दी, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई है। कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान रखना, संसदीय और अध्यक्षात्मक में एक ही अंतर होता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कैसीवियर द्वारा अमेरिकी संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धति की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया। ठीक है ना, किसके द्वारा माना गया, कैसीवियर के द्वारा अमेरिका की संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए, ठीक है ना, एक मॉडल। यानी अगर किसी देश को आप संघीय घोषित कर रहे हो, किसी भी देश को, तो अमेरिका वाली संघीय व्यवस्था से मैच करके देख लो। अगर अमेरिका वाली संघीय व्यवस्था से मैच करता है तो उस देश को संघीय घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। ये बात कौन कहता है, कैसीवियर कहते हैं। संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती है। संकट की जो स्थिति है उसके लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है, अध्यक्षात्मक उपयोगी, क्योंकि अध्यक्ष में एक ही होता है राष्ट्रपति, और संकट आ जाए तो राष्ट्रपति तुरंत डिसीजन लेता है। संसदीय व्यवस्था में सारा मंत्रिमंडल बैठेगा और सब सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत सबके सब डिसाइड करेंगे, वो फर्क पड़ जाता है उसमें। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था संकट के लिए बेस्ट मानी जाती है। राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है कहाँ पर, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर, लेकिन इन दोनों को आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों बातें तो सही है लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं पाया जाता। यानी आप ये कह दें कि राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित है इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था संकट के लिए उपयुक्त है, ये कारण नहीं है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपने आप में संकट के लिए उपयुक्त है। हमारे यहाँ भी जैसे मान लो राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित है 5 साल, लेकिन हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है क्या, नहीं है। तो ये दोनों फैक्ट अलग अलग ही माने जाएंगे। तो इस प्रकार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कवर किए। कल फिर जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।